जहां वो लड़की जैसे ही वो उसकी सोल बोन को लेकर इनके पास आती है तो युहाओ इसके ऊपर नाजुक सी स्पेशियस सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि कैसा हो सकता है कि सोल बोन ने उन तीनों वेयरवुल्व्स को इनहेरिट कर लिया हो, और अगर ऐसी बात है तो बाकी की और दो कहाँ हैं, और क्या तुम लोगों ने उन्हें भी ढूंढा क्या? तो ये लड़की कहती है हम इतने भी ज्यादा लकी नहीं हो सकते हैं। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मोजबन और यागो ही दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और यह खुशी के मारे उछलते कूदते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि इन्हें बाकी की 2 सोल बोन भी मिल गई होती हैं और इन लोगों को जो ये 3 सोल बोन मिली होती है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्रेशियस होती हैं, जो इन्हें ये स्टारडू फॉरेस्ट की इस ट्रिप पर मिली होती हैं। और इन्हें कैमल के द्वारा चेक करने के बाद युहाओ ने इनमें से एक सोल बोन को कॉलेज को डोनेट कर दिया होता है, जबकि इसने दूसरी सोल बोन को वैंक्यूअर के लिए दिया होता है। और आखिर में जो एक बची थी उसे यह अपने लिए रख लेता है और टेंट में लौट के आने के बाद युहाओ मेडिटेशन करने लगता है अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिकवर करने के लिए, लेकिन मेडिटेशन में इसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और यह अपने सिर को खुजाते हुए कहता है डोंदर अब तक लौट के नहीं आई है और वान डोंदर ऐसा भी क्या बता रही है। वैंक्यूअर वान डोंदर को क्या बताएगी? और जब मैं सभी को कल की स्टोरी बता रहा था तब मैंने कुछ चीजों को सभी से छिपा लिया था, तो क्या वैंक्यूअर उन सारी चीजों को इसे बता देगी क्या? और फिर हमें वैंक्यूअर के टेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वैंक्यूअर तो आराम से लेटी होती है जबकि डोंगर इसके बाजू में बैठी होती और कहती है अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम गॉडेस ऑफ लाइट की जैसे दिखती हो, और इसी वजह से मैं पहले तुमसे चिढ़ती थी, लेकिन बाद में मैंने इस बारे में काफी गंभीरता से सोचा कि अगर वह सिर्फ मेरे लुक्स की वजह से ही मुझसे प्यार करता है तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उस पर पूरा विश्वास है, इसलिए ही मैं तुमसे माफी मांग रही थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जो मैं पहले बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी तो वह आखिर इस पर कुछ भी नहीं कहती है। तो डोंगर कहती है वैंक्यू क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? वैसे तुम्हें पता नहीं लगा सकी कि आखिर हम दोनों क्यों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन शायद ये किसी तरीके से हमारी किस्मत से ही जुड़ा है और मैं पूरी तरीके से शर्म की मेरी कोई भी ऐसी सिस्टर नहीं है जो कि कुंभ के मेले में खो गई हो, लेकिन हमारे बीच में काफी सारी समानता है और यहाँ तक कि हमारे नाम भी तो एकदम एक जैसे ही है, तो हम अब से एक दूसरे को सिस्टर बुला सकते हैं। तो वैंक्यूअर कहती है चलो ठीक है, मुझसे माफी मांगने के लिए तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और हाँ हम सिस्टर्स नहीं है, और अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। और वैंक्यूअर के ऐसे बिहेवियर को देख के वान डोंगल भी काफी हैरान होती है, लेकिन फिर भी यह खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, यहाँ तक कि वैसे हम सिस्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ्रेंड्स तो हो ही सकते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों भी चेंज में ही कर सकते हैं। और चलो अब तुम आराम कर लो और अपनी हेल्थ को लेके काफी केयरफुल रहना, और मैं जाके हुआ युहाओ का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। फिर वान डोंगर यहाँ से जाने से पहले वापस से कहती है तुम्हारा धन्यवाद उसे बचाने के लिए। और जब वान डोंगर यहाँ से चली जाती है, मतलब कि जब वैंक्यूअर टेंट के अंदर अकेली हो जाती है तो यह अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और मन में कहती है क्या ये यहाँ पे मुझे धमकाने आई थी, और क्या इसे सच में ये लगता है कि वो हमेशा इससे ही बिलोंग करेगा। और फिर यह पहले वाले इंसिडेंट को याद करते हुए मन में कहती है उसने अपने आप को इंजर्ड किया सिर्फ मुझे बचाने के लिए, जिसके बाद ये काफी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है युहाओ तुम्हारा ब्लड मेरी बॉडी के अंदर है, और यही युहाओ को याद करते हुए रोने लगती है, जबकि इस तरफ युहाओ को काफी ज्यादा छींकें आ रही होती हैं और यह कहता है कि क्या मैं बीमार हो गया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वान डोंगर युहाओ के टेंट में वापस लौट आती है और यह उससे कहती है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो युहाओ इसे देखते हुए कहता है कुछ नहीं, मुझे तो बस ये काफी ज्यादा अजीब लगा कि आखिर क्यों तुम वैंक्यूअर के साथ गई। तो डोंगर कहती है मैं उससे माफी मांगने के लिए गई थी क्योंकि पहले मैं काफी अनकॉन्फिडेंट थी और मुझे ये भी डर था कि कहीं वो तुम्हें मुझसे चुरा ना ले, और इसी वजह से मैं सबस्कंशली उससे चिढ़ने लगी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक काफी ब्यूटीफुल लड़की हूँ जिसे तुम छोड़ के जाने के बारे में भी कभी नहीं सोच सकते हो, तो फिर ऐसा क्या ही रह गया है जिसके बारे में मैं चिंता करूं। और फिर वान डोंगर काफी खतरनाक तरीके से युहाओ की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम भी मेरी बात से सहमत हो। तो डोंगर को इस तरीके से बोलते देख युहाओ भी घबरा जाता है। तो युहाओ हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी अचानक से युहाओ को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो डोंगर चौंकते हुए कहती है युहाओ आखिर क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। तो युहाओ कहता है मैं सच में ठीक हूँ, ऐसा देखता है कि मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर लिया था। और फिर वान डोंगर युहाओ के चेहरे की तरफ देखती है तो युहाओ के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन इसके साथ ही साथ युहाओ काफी ज्यादा अभी कमजोर भी है। और फिर यह युहाओ के बारे में सोचती है कि युहाओ जो कि अब भी इतना ज्यादा यंग है
लेकिन तब इसे बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा पेन, सफरिंग और स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करना पड़ा पिछले इन कुछ दिनों में। और ते डूंगर कहती है, युहाओ अगर मैं सच कहूँ तो मैं स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर अब और ज्यादा रुकना नहीं चाहती हूँ। युहाओ जल्दी करो और मेडिटेट करो, और जितना हो सके उतना जल्दी अपने आप को ही करो। और युहाओ मन में कहता है, आखिर तुम कैसे मुझे सेट कर सकती हो, जबकि तुम्हारा दिल तो गिल्ट और पेन से भर रखा है, और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत हैप्पीनेस से भी। और फिर यह कहता है कि डूंगर मुझे माफ करना, मैं अब दोबारा कभी तुम्हें इतना ज्यादा सैड नहीं होने दूंगा। तो डूंगर कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज करने से नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं इतनी भी ज्यादा यूजलेस नहीं हूँ। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हारा किसी प्रॉब्लम से सामना होता है तो प्लीज इसे मुझे जरूर बताना, और फिर हम दोनों एक साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। और युहाओ भी इस चीज के लिए मान जाता है। वैसे तो युहाओ सोचता है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में छोटा सा झूठ बोलना ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग क्यूआ पहले की तरह एकदम ठीक हो गई होती है। और मो जवान काफी हैरान होते हुए कहता है, इसने तो सिर्फ अभी एक ही दिन रेस्ट किया है, लेकिन अब देखो तो कि यह पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। और ये गी भी काफी हैरान होते हुए कहती है, मैं भी सच में इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि यह 1-2 दिन पहले काफी सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। और फिर काइमा कहती है, अब वांग क्यूआ और मूवा ने अपनी अपनी सोल रिंग्स को ऑक्टन कर लिया है, तो अब सिर्फ युहाओ और ली यंगवी रह गए हैं, और इनके लिए सोल रिंग को ढूंढने के लिए हम अभी ही यहाँ से चलेंगे। लेकिन आखिर यह युहाओ कहाँ चला गया है? तो डूंगर हंसते हुए कहती है, ऐसा दिखता है कि हुआ युहाओ किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और तभी हम उन क्यूट लिटिल बेयर्स को देखते हैं, जिन्हें देख के ये तीनों लड़कियां ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ली जवान कहती है, वाओ ये तो काफी ज्यादा प्यारे हैं। तो रोरो कहती है, मैं सच में विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि यह वही फिर सी डार्क गोल्ड रीफ क्लोबियर है जिनसे हम पहले लड़े थे। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही काफी बुरी तरीके से युहाओ के पैरों में चिपक गए होते हैं। और युहाओ इनसे कहता है, हे अब रुक भी जाओ, आखिर तुम दोनों मुझे क्यों फॉलो करे जा रही हो? और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। और फिर युहाओ इन दोनों को उठा के कहता है कि आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है, और मैं किसी भी तरीके से इनसे बच के भाग नहीं पा रहा हूँ। तो रो हंसते हुए कहती है, तोश फिर तुमने इन्हें क्यों बचाया था? देखो तो कि तुम अब इनकी नजरों में इनकी मदर हो। तो लीजन कहती है, क्यों ना तुम इन्हें ऐसे ही लेके आगे बढ़ो। तो काइमा कहती है, वैसे तो इन्हें कैरी करना काफी आसान रहेगा, लेकिन एक बारी जो हमने स्टारडू फॉरेस्ट के कोर एरिया के अंदर एंटर कर लिया, और अगर हमारा किसी ताकतवर दुश्मन से सामना होता है तो हम इन्हें हर दम प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इन्हें यहाँ पे छोड़ के जाते हैं तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा सोल बीस्ट आता है, वो सब इन्हें सिर्फ खाने के रूप में ही देखेंगे। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही लिटिल बेयर्स युहाओ से काफी बुरी तरीके से चिपक रखी होते हैं। और पलट झपट पे युहाओ ने एक काफी बड़े सोल गाइडेड वेपन को बाहर निकाल लिया होता है, और सभी लोग ही इसके दीवाने हो जाते हैं। और मोजन कहता है, वाओ आखिर यह चीज क्या है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। और योगी कहती है, ये तो एक सोल गाइडेड वेपन है ना। और रो काफी खुश होते हुए कहती है, यहाँ तक कि अगर ऐसी बात भी है तब भी कैसे इतना बड़ा सोल गाइडेड वेपन एग्जिस्ट करता है। तो युहाओ कहता है, यह गोल्ड रेन डिटेक्शन सोल गाइड रोबोट है, और इसे कैसे बनाया जाता है मैंने इस चीज को सिनेमून एम्पायर के अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान सीखा था। और इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैंने और भी चीजों को इसके अंदर ऐड किया है। और इस सोल गाइड की जो डिफेंसिव पावर है वो लेवल 7 के सोल कैनन के बराबर की है। और अगर हम बेयर्स को इसके अंदर रच देते हैं तो ये यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि युहाओ उन दोनों बेयर्स को लेके सोल गाइड के अंदर ले जाता है, और इसके कंट्रोल रूम में बैठ के युहाओ इसे ऑपरेट करना शुरू कर देता है, जैसे कि खड़ा होना, चलना, मुड़ना वगैरह वगैरह, जबकि बाकियों ने आज से पहले कभी भी इतने बड़े व्हीकल को नहीं देखा था। और इस सोल गाइड रोबोट ने तो सभी को ही काफी अचंभित कर दिया होता है। और यहाँ तक कि यह लोग तो ये भी भूल गए होते हैं कि यह स्टारडू फॉरेस्ट में है। और कैमर कहती है, ऐसा दिखता है कि सोल गाइडेड का जो समय है वो आखिरकार आ ही गया है। तो युहाओ कहता है, जब हम लौट के जाएंगे तो अगर तुम में से कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वील बीज आजमा के देख सकते हो। और आगे के फीड को इन्वेस्टिगेट करते हुए युहाओ इस रोबोट को आगे चला के ले जाता है, और यह सभी के आगे चलते हुए सभी के सब कोर एरिया की तरफ बढ़ रहा होता है। और ऐसे चलते हुए इन्हें करीब 3 घंटे बीत जाते हैं, और आफ्टरनून भी हो जाती है। और आखिरकार युहाओ बी और बाकी के सभी स्टारडू फॉरेस्ट के सबसे डेंजरस एरिया में आ ही गए होते हैं, मतलब कि येरिनोक स्टारडू फॉरेस्ट के कोर एरिया में आ गए होते हैं। यहाँ पे ये लोग काफी जॉइंट बीस्ट को भी आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। और कायमा बताती है, इस कोर एरिया के अंदर जो भी सबसे ज्यादा कमजोर होगा, यहाँ तक कि वो भी 1 लाख ईयर ओल्ड होगा,
और एक बारी जो उन्होंने हम पर अटैक कर दिया तो हम सेफली यहाँ से लौट के नहीं जा सकते हैं। इसलिए कोई भी पहले की तरह होड़ बैट मत करना और अपनी पूरी पावर के साथ उनका सामना करना, और जितना हो सके उतने आराम से बात करो और ज्यादा शोर मत करना, और तो और अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी छिपा लो और इसे बाहर निकलने मत दो। और यहाँ तुम ऐसे ही लगातार इन्वेस्टिगेट करते हुए आगे बढ़ते रहो, और कुछ भी डेंजरस होता है तो तुरंत ही हम सभी को आगाह कर देना। और तभी यह सभी छिप के एक कॉफी जॉइंट राइनो बीस्ट को देखते हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा विशाल होता है। लेकिन तभी अचानक से उससे भी कई ज्यादा विशाल स्पिट बीस्ट जमीन को चीर के बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस जॉइंट राइनो बीस्ट को खा जाता है। और इतने ज्यादा विशाल स्पिट बीस्ट को देख के इन सभी के काफी तबेरे वाले होश उड़ गए होते हैं, और युहाओ भी काफी हैरान होकर हुए कहता है आखिर यह किस तरीके का मंस्टर है। और कभी अचानक से ये सभी लोग ही काफी तेज शोर सुनते हैं, और इस आवाज को सुन के ये सभी ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तुरंत ही काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और दोबारा फिर यह आवाज आती है, लेकिन यह इस बारी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जोर से आती है। और इस दहाड़ को सुन के यहाँ तक कि यह जो जॉइंट बीस्ट होता है ये भी डर के मारे वापस जमीन के अंदर घुस जाता है। और यहाँ तक कि इस आवाज को सुनकर रैंक्यूआ भी काफी चौंक जाती है। और तभी युहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल करते हुए कहता है वहाँ पर 200 बीस्ट हैं, जिनकी वजह से हमारे आगे का पूरा फॉरेस्ट कांप उठा है, और लगता है कि इस ट्रिप के यही हमारे गोर होने वाले हैं। और तभी अचानक से एक और काफी तेज धार आती है, और इतनी ज्यादा तेज आवाज को सुनकर सभी लोग काफी बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ से काफी दूरी पे 2 फ्यूट बीस्ट लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी लड़ाई की वजह से पूरी धरती कांप उठी है। जबकि इस तरह से युहाओ अपने मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं ये जैसा हमें बीत रहा है सिचुएशन असल में वैसी नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को सिर्फ एक ही तरफ अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर के साथ कंसंट्रेट करूं तो हमें इस दूरी पे कोई भी इतना विशाल बीस्ट नहीं दिखेगा। और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह जहाँ से यह आवाज आ रही है, और जब यह अपनी पूरी पावर के साथ स्पिरिचुअल डिटेक्शन को इस्तेमाल कर रहा होता है तो सभी लोग युहाओ के साथ इसके स्पिरिचुअल डिटेक्शन को फॉलो करते हैं और काफी अच्छी तरीके से उन सोल बीस्टों के ओरिजिनल फेस को देख पाते हैं। और इसको देख के गी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है हे भगवान ये तो कितने ज्यादा छोटे हैं। और मोजन काफी हैरान होते हुए कहता है क्या सच में उस एक के दहाड़े की आवाज इतने छोटे बीस्ट से आ रही थी, और यह चीज तो वास्तव में असंभव लग रही है। और इस सोल बीस्ट को देख की कायमा कहती है इस सोल बीस्ट को स्काई सीकिंग रोड कहते हैं, और इसके छोटे साइज को लेकर इसे हल्की में मत लो, क्योंकि वो जो हॉरिफाइंग साउंड था वो इसका सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन है। और माना कि ये काफी छोटे और हार्मलेस दिखते हैं, लेकिन असल यही सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। और रही बात दूसरे वाले की तो मैंने आज से पहले कभी भी इसे नहीं देखा, लेकिन इसका जिक्र होरोस्कोप सोल बीस्ट बुक के अंदर हो रखा है। ये सोल बीस्ट उस रेस से बिलोंग करता है जो कि काफी लंबे समय पहले ही विलुप्त हो गई थी। वेरा रुको इसका अपीयरेंस तो सी हॉर्स जैसा है, और तो इसकी स्किन काफी मोटी है, वो भी बिना किसी कदर के, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि यह सोल बीस्ट सिर्फ इस टाइम में ये एडजस्ट करता था, और इस भी सच में मेरी इमेजिनेशन को भी पार कर दिया है, क्योंकि असल में उनमें से एक अब भी एडजस्ट कर रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका नाम कुछ सिल्वर जैसा है, तो वैंक्यूआ कहती है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा, इसका नाम सिल्वरबोर्न है, और यह स्पीशीज अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, जो कि यह स्टार टू फॉरेस्ट की काफी गहराइयों में रहते हैं। और इंसानों के साथ साथ इन्होंने काफी सारी स्पीशीज से भी काफी कुछ छिपा रखा है, और इसी वजह से कई सदियों बीत जाने के बाद भी किसी भी इंसानों ने इनमें से एक को भी नहीं देखा है। और शायद इसी वजह से किताबों में भी यह लिख दिया गया है कि यह विलुप्त हो गए हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ इस सिल्वरबोर्न बीस्ट को काफी करीब से ऑब्जर्व कर रहा होता है। और रैंक्यूआ बताती है वैसे तो इसके पास किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव या फिर अटैकिंग स्किल नहीं है, लेकिन इसके पास जो मेंटल स्किल है उतनी काफी होती है सिंगलैंड के सोल बीस्ट से कम्पीट करने के लिए। और तभी यह सिल्वरबोर्न सोल बीस्ट मेंटल सोल स्किल इंट्रक्शन को इस्तेमाल करता है। और वैंक्यू बताती है इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसका अपोनेंट किस तरीके की स्किल को इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर वह इसकी अंडरस्टैंडिंग के रेंज के अंदर होता है तो ये उसे परफेक्टली कॉपी करके उसी अटैक से उसके उनको जवाब देता है। और युहाओ काफी ज्यादा हैरान हुई कहता है क्या सच में दुनिया के अंदर कोई ऐसा सोल बीस्ट भी है जो कि अपने अपोनेंट्स की एबिलिटीज को कॉपी कर सकता हो और उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता हो। और ये तो वाकई में काफी औसम एबिलिटी है, क्योंकि अब जब ये दोनों अभी ले रहे हैं तो इनके आसपास का एरिया पूरी तरीके से डस्ट में कवर हो रखा है, तो हम लोग चोरी छिपे उनके करीब पहुंच सकते हैं।
और हम वहां तो जाके तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि हमें परफेक्ट मौका नहीं मिल जाता है। और जैसे ही हमें एकदम सही मौका मिलेगा हम तुरंत ही उन दोनों को मार देंगे। और इस सिल्वरबोर्न बीस्ट को देखकर युहाओ मन में कहता है, सिल्वरबोर्न सोल बीस्ट को देख के साफ साफ पता चलता है कि यह डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे क्या ये पहले ही अपनी सारी मेंटल पावर को इस्तेमाल कर चुका है, जबकि इसके दूसरी तरफ जो स्काई शेकिंग ध्यान है वो बिल्कुल अनहोम दिख रहा है। और तभी अचानक से युहाओ को कुछ काफी अजीब महसूस होता है। देख के ऐसा लगता है कि वो जो स्काई शेकिंग लान है वो अपने फाइनल अटैक को लॉन्च करने वाला है, इसलिए ये तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ से वो बोर्न बीस्ट को तुरंत ही आगाह कर दे पाए। और युहाओ मन में कहता है, जल्दी से अपना पूरा जोर लगा के अपने आप को इससे बचाओ और किसी भी कीमत पर इसे अपने कानों को टच मत करने देना। और कभी इससे वो बोर्न बीस्ट अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा बेशौक मेल्स निकलती है जो आसपास की चीजों को तबाह कर देती है। वाकई भी सिल्वरबोर्न का यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। था कि स्काई शेकिंग ध्यान ने सिल्वरबोर्न बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन युहाओ ने पहले ही उस बीस्ट को आगाह कर दिया था, इसलिए वो जो सिल्वरबोर्न बीस्ट था उसने स्काई शेकिंग लाइन की एबिलिटी को कॉपी कर लिया था और उसी के साउंड वेव वाले अटैक से उसी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा तदरी शॉक वेव्स निकलती हैं जो कि आसपास की चीजों को बिल्कुल नष्ट कर रही होती हैं। और यहाँ तक कि इससे युहाओ औरों को अपने आप को शीव बनाकर प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और शीव के अंदर होने के बावजूद भी जब इन लोगों की हालत खराब हो रही थी तब तक वो स्काई शेकिंग लान भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और सिल्वरबोर्न की तरफ से यह जो सरप्राइज अटैक मिला था इस वजह से जो स्काई शेकिंग लान था वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़ गया होता है। और युहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अब समय हो गया है हमारा अटैक करने का। और इतना कहने के बाद युहाओ एक के बाद एक करके काफी खतरनाक अटैक करता है जिनकी वजह से सिल्वरबोर्न के आसपास काफी तवेरे वाले ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और जब सिल्वरबोर्न सोच रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो गया होता है और इसे कुछ भी रियलाइज होगा उससे पहले ही इसका लम्हे जिंदगी का आखिरी लम्हे बन गए होते हैं। और सबसे पहले इसे अचानक से काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हुई थी, जिसके बाद इसमें काफी स्ट्रॉन्ग गोल्डन रोप्स को देखा जिनकी वजह से यह मूव नहीं कर पा रहा होता है, जिसके बाद इसके ऊपर विंड अटैक हुए बिल्कुल किसी बेर की तरह और वो लाइट पीस के ऊपर पड़ती है जो कि रॉक्स को भी काट सकती थी। और इसे इतना भी समझने का समय नहीं मिला होता है कि यहाँ तक कि इसके ऊपर किस तरीके के बीस्ट में अटैक किया है। और जब तक यह इंस्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करता तब तक काफी लेट हो चुका था और इसके साथ ही यह सिल्वरबोर्न बीस्ट भी यहीं पे मारा जाता है। और जब स्काई शेकिंग ध्यान और सिल्वरबोर्न जमीन पर पड़े होते हैं तब ये सभी लोग ही इनके पास आ जाते हैं और तब तक इन दोनों बीस्ट की भी रिंग से बाहर निकल के आ गई होती है। और जब इन दोनों बीस्ट की सोल रिंग से अपीयर हो जाती है तो ये सभी ही काफी खुश हो जाते हैं, जबकि ये की खुश होते हुए कहती है, देख के ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा एडवांस सोल रिंग है। और युहाओ कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था और तुम्हारी सारी मदद के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो ये गी हंसते हुए कहती है, ये तो कुछ भी नहीं था। और फिर कैमरामैन क्यूएंगलर को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, चलो अब जल्दी से सोल रिंग को एक जोक करना शुरू कर दो और जब तुम दोनों सोल रिंग को एक जोक कर लो जिसके बाद हम लौट सकते हैं। युहाओ कहता है कि ठीक है मैं शुरू करता हूँ और फिर युहाओ इस सोल रिंग के नीचे बैठ जाता है और ऐसे एक जोक करने लगता है। और करीब 1 घंटे बाद युगी काफी खुश होते हुए कहती है, मैंने कंप्यूट कर लिया और स्काई शेकिंग लाइन की सोल स्किल्स वाकई में काफी अच्छी है और मैं तो इसके साथ ठीक हूँ। और युहाओ तुम्हारा कैसा रहा? तो युहाओ अपनी सोल रिंग को रिलीज करते हुए कहता है, यह एक इनक्रेडिबल सोल रिंग है। सिल्वरबोर्न की जो सोल स्किल्स है वो काफी ज्यादा अमेजिंग भी है। मैं तो वाकई में इसके साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। और कभी कायमा कहती है, ठीक है अब मुझे लगता है कि स्टार टू फॉरेस्ट का हमारा जो मिशन था वो पूरा हो चुका है, तो फिर चलो अब लौट के चलते हैं। इसके बाद ये सभी ये लौट के जाने लगते हैं और यही जाते हुए कहते हैं, आखिरकार अब हम अपने घर शेरक अकेडमी लौट के आने वाले हैं। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग शेरक अकेडमी पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पर आते ही युहाओ राहत की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार हम वापस आ ही गए और अपने घर शेरक अकेडमी लौट के काफी अच्छा लगा। तो डोंजर कहती है, हाँ आखिरकार हम घर लौट ही आए। पर युहाओ काफी खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं जी भर के आराम से सो सकता हूँ। और केवल कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है कि हम लोग घर लौट आए। और बारी बारी से सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि हम आखिरकार घर लौट आए। और इस बात को सुनकर वांग क्यूएलर भी थोड़ी सी हैरान होती है और यह मन में कहती है, आखिर सभी लोग अकेडमी को भर क्यों कह रहे हैं और इसमें इतना भी खुश होने वाली बात क्या है। और लांग क्यूआ जब आगे बढ़ रही होती है तब कायमा ज़िबेद के मन में कहती है, ऐसा लगता है कि रैंग क्यूआ समझ में ही पाए है कि ये लोग इतने ज्यादा खुश क्यों है।
और अब मैं सच्ची में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ यह जानने के लिए कि आखिर जिस तरीके के एनवायरनमेंट के अंदर यह बड़ी हुई है। और देखते ही देखते शाम रात सुबह हो जाती है और सुबह सुबह युहाओ जब नींद से उठ के आंखें खोलता है तो इसके काफी पबेरे वाले होश उड़ जाते हैं, जो कि इसके जस्ट नजरों के सामने वान डूंगर थी, जो कि इसके साथ ही एक ही बेड पे सो रखी थी। और वान डूंगर को अपने साथ देख के युहाओ के काफी पबेरे वाले होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए कहता है, घंस की तरफ ही क्या लफड़ा है। और जब युहाओ वान डूंगर की तरफ देखता है प्रियंस के शोल्डर पे से कपड़े को हटा हुआ पाता है और इसके शोल्डर को देख के इसी काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और चिल्लाकर लिए वापस से मन ने कहता है, आखिर वान डूंगर यहाँ पर क्यों लेटी है और आखिर ये यहाँ पे कब आए। और फिर यह अपने दिमाग पर जोर डालकर हुई पुरानी बात को याद करता है और मन ने कहता है, ओ हाँ मुझे अब याद आया, लास्ट नाइट हम सभी ही अपनी अपनी डॉर्मेट्री में आ गए थे और कुछ देर के लिए मैंने डोंगर से भी बातचीत की थी और ऐसा दिखता है कि तभी हम दोनों सो गए होंगे फैतान की वजह से। और फिर ये राहत की सांस लेते हुए कहता है, ओ ऐसी बात है क्या। और फिर ये डोंगर के शोल्डर की तरह अपने हाथ को बढ़ाने लगता है और मन में कहता है, लेकिन ये कपूरा रोड होगा ना, मैं तो बस इसके शोल्डर को ढकने में मदद कर रहा हूँ। और जब यह ऐसा कर रहा होता है लेकिन कभी वान डोंगर उठ जाती है और यह कहती है कि आखिर यार तुम क्या कर रहे हो, हाँ तो ही क्या लगा वह सो रही अकेली लड़की मेरे तो फायदा उठाना चाहती हो, बोल रही फट जाती है और यह काफी ज्यादा डर भी जाता है और यह हड़बड़ा हुए चिल्लाते हुए कहता है, रुको जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और प्लीज मेरी बात तो सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कभी डोंगर युहाओ के ढहते हुए कहती है, घर की फेरी बातों को तो मेरी जूती फने। और वान डोंगर की लदमे की वजह से युहाओ बैट के नीचे गिर जाता है और बेचारा युहाओ की वजह से वो बुरू लिटिल डियर्स भी दब जाते हैं और डोंगर भी हैरान होते हुए पूछते हैं, क्या कम ठीक हो। लेकिन जगह इन दोनों लिटिल डियर्स को देखते हैं फिर ये काफी चौंकते हुए कहती है, आखिर तुम इन्हें अंदर लेके क्यों आए और कुछ भी कहो लेकिन यह वाकई में काफी ज्यादा क्यूट है। और कभी हम देखते हैं कि डोंगर कपड़े पहन के पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो युहाओ कहता है, तुम तो आज सच्ची में काफी सुंदर लग रही हो। तो डोंगर कहती है, अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बेवकूफ बनाने की तो कोशिश मत करो और चलो इन बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम पहले क्या करने की कोशिश कर रही थी। और युहाओ इस सवाल को सुनकर घबरा जाता है और यह हड़बड़ा हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कम से कम मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करना चाहिए। तो डोंगर गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है, क्या तुम अपनी सजा से बच के भागने की कोशिश कर रहे हो। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है लेकिन ये फिर मान जाता है और डोंगर कहती है, आज से तुम सिर्फ मुझसे ही बिलग करोगे और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रति काफी अच्छी रहूंगी। मैं तुम्हें खाने के लिए खाना दूंगी और पीने के लिए पानी और यहाँ तक कि तुम ही मुझे फॉलो भी करने दूंगी, पर कभी भी मेरी सारी बातों को मानना होगा किसी आधे के आरे बच्चे की तरह। तो युहाओ कहता है, ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे किसी पपी की तरह ट्रीट किया जाने वाला है। तो डोंगर लेवल तरीके से हंसते हुए कहती है, हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल किसी पपी की तरह ट्रीट करने वाली हूँ और यहाँ तक कि मैं उसी की तरह तुम्हें बड़ा भी करूंगी। और पपी का सुनकर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है, तो फिर तुम जानती हो कि यह पप्पी काफी ज्यादा हबरी है और ये तुम्हें अभी के अभी ही खाना चाहता है। और इतना कह के युहाओ डोंगर के ऊपर कूद पड़ता है लेकिन तभी अचानक से डोंगर एक काफी खतरनाक पंच युहाओ के पेट पर धर देती है और तभी डोंगर को होश आता है कि इसमें यह क्या कर दिया और यह हैरान परेशान होते हुए कहती है, और मैंने एक फिडेंटी अपनी कुछ ज्यादा ही पावर से कि तुम्हें मार दी। और हम देखते हैं कि युहाओ काफी बुरी तरीके से जाके दीवार में जा चिपका होता है और इसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे कि यह अपनी आखिरी सांस से गिन रहा हो। डोंगर काफी परेशान होने कहती है, और नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इतनी जोर से प्रभुहित कर दूंगी। जबकि इस तरफ युहाओ दर्द से गिराते हुए कहता है, सच में काफी दर्द हो रहा है। और डोंगर युहाओ के पास जाके कहती है, युहाओ मुझे माफ करना, मैंने ऐसा ये जानबूझकर नहीं किया है। तो युहाओ काफी दर्द से गिराते हुए कहता है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, ये सारी तुम्हारी ही गलती है और तुमने ही मुझे इंजर्ड किया है। तो बेचारी डोंगर परेशान होते हुए कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। शायद अब मुझे तुम्हें मेडिकल रूम ले जाना चाहिए और मेरा सच में ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। तो युहाओ कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास मेडिसिन है तो मुझे कुछ दे दो। तो डोंगर हैरान होते हुए कहती है, आखिर किस तरीके की मेडिसिन। और तभी युहाओ काफी अलग तरीके से स्माइल करने लगता है और जब डोंगर दूसरी साइड मेडिसिन को देख रही होती है तभी युहाओ काफी खुश होते हुए सरप्राइज कहते हुए पीछे से गले लगाने लगता है और युहाओ किस करते हुए कहता है, बस थोड़ा सा और। लेकिन तभी अचानक से डोंगर पलट जाती है और फिर क्या था भाई लोग, जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। मतलब कि यह बेचारी दोनों ही बच्चे शव के मारे पानी पानी हो जाते हैं
और व्यूलस का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। मतलब कि इन दोनों नाबालिग बच्चों ने एक दूसरे को किस कर लिया होता है और इस वजह से डोंगर चौंकती हुई दूर हट जाती है और डोंगर को युहाओ के ऊपर गुस्सा आने लगता है, जो कि युहाओ के चेहरे पे गिल्ट नाम की कोई भी चीज नहीं दिख रही होती है। जबकि युहाओ कहता है मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, और तब युहाओ की अंतरात्मा कहती है मैं यह और करना चाहता हूँ, मैं यह और करना ये चाहता हूँ, मैं यह और करना ये चाहता हूँ। और तभी युहाओ काफी ज्यादा चौंकते मन में कहता है आखिर में यह अभी क्या सोचने लगा था, और असल में तो ये दोबारा और भी ज्यादा करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि डोंगर गुस्से के मारे काफी ज्यादा पागल हो गई होती है और यह चलिया फिर कहती है कुत्ते कमीने अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल। तो युहाओ अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है डोंगर जरा रुको तो मेरी बात तो सुनो। और युहाओ की बात को जरा भी सुने बिना डोंगर इसे बाहर का रास्ता दिखा देती है और इसे ऐसे वैसे बाहर नहीं निकालती बल्कि लात मार के बाहर निकालती है। और बेचारा युहाओ गेट खटखटाते हुए कहता है डोंगर रुको तो मेरी बात तो सुनो। और इस तरफ हम देखते हैं कि डोंगर शर्म के मारे तानी पानी हो गई होती है और यही कहती है कि तो ऐसा महसूस होता है। ऐसा करने पर फिर यह काफी गुस्सा होते हुए कहती है उस इडियट लड़की ने तो सच में हद ही कर दी। और फिर हम युहाओ को रूम के बाहर देखते हैं और यह कहता है जिस हिसाब के उसके एक्सप्रेशन दिख रहे थे उसके साथ से ऐसा देखता है कि वो मुझसे गुस्सा नहीं है। और चलो बाद में मैं इसके पास वापस से आता हूँ और तब मैं इसके ये काफी डिलीशियस चीज बनाऊंगा खाने चाहिए। और तभी यहाँ पर कोई आते हुए कहते हैं युहाओ अब कोई हैरानी नहीं है कि क्यों मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, जो कि तुम दोनों के जो साथ थे। और चलो अब मेरे साथ चलो और शैन और बाकी के सभी तुम्हारे ये इंतजार कर रहे हैं। और यह मीटिंग उस मसले को लेके जिसके बारे में तुमने पहले जिक्र किया था कि सोल मास्टर्स को सोल गाइड को सीखने की जरूरत है और शैन भी इसे काफी महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारी इस रिपोर्ट को सुनना चाहते हैं। और शैन कहते हैं कायमा ने पहले ही हमें बता दिया है कि ट्रिप के दौरान क्या हुआ था, लेकिन हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और चलो आप सबसे पहले उस प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं जो तुमने दिया है। तो युहाओ कहता है ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को टीचर लांडियान ने बनाया है और सिनेमून एम्पायर के अंदर जो सोल गाइड्स की डेवलपमेंट का स्टेटस है उसे रिपोर्ट करने के बाद युहाओ टीचर लांडियान के प्रपोजल को डिस्कस करना शुरू कर देता है और इसी दौरान यह अपने खुद की थॉट्स और प्लान फैन्यू को भी शेयर करता है और टीचर लांडियान के प्लान को भी सपोर्ट करता है। जो सोल गाइड्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो दिन पर दिन काफी ज्यादा सुटेबल होते जा रहे हैं, जिन्हें स्प्रिट मास्टर्स आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैटल के अंदर यह सोल गाइड स्प्रिट मास्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं डालते हैं, बल्कि यानी तो स्प्रिट मास्टर की कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा एनहेंस और बढ़ा देते हैं। और इससे मैं जिस नतीजे पर आया हूँ पर मैं कहता हूँ कि हम इन सोल गाइड्स पे रिसर्च करके इन्हें काफी इंप्रूव कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम इन्हें हाई लेवल पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप तुम्हारे पास इनमें से एक भी है तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कोई पावरफुल फुल स्पिरिट मास्टर हो या नहीं। और जिसका बैकग्राउंड शेरत एकेडमी होता है तो उस पर तो काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ ही जाती है, तो उसे हर हालत में अपने आप को तो स्ट्रांग रखना ही होगा। और फिर शैन कहते हैं ठीक है सभी लोग युहाओ की बातों को सुनने के बाद तो लोगों को क्या लगता है। तो एक एल्डर कहता है फ्यूचर में ये दुनियावी इनसे बिनोक करेगी और यह बंदा मुझे कन्विंस कर चुका है। और मास्टर यान कहते हैं और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया है वो युहाओ के एनालिसिस है शेरक एकेडमी एडवांटेजेस को लेके, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि हम अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में तो भूल ही गए थे। इसलिए मैं युहाओ के प्रस्ताव को लेकर सहमत हूँ, जिससे कि सोन मास्टर डिपार्टमेंट और इनर कोर्टियार्ड के स्टूडेंट्स साथ मिलकर सीख सके कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और लिनर प्लीज तुम मेरे डिपार्टमेंट और इनर कोर्टियार्ड के डिसेबल को सिखाना कि सोल गाइड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और अगर तुम ऐसा करते रहो तो ये हमारी एकेडमी के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लिनर भी इसके लिए राजी होते हुए मन ने कहती है आखिरकार इस जिद्दी बुढ़े ने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया और यह सब कुछ सिर्फ युहाओ की वजह से ही संभव हो पाया है। और हम युहाओ को देखते हैं जो चौंकते हुए कहता है शैन अब मैं उन दो डार्क गोल्डन रेड क्लो बियरक्यूट्स के साथ क्या करूं। तो शैन कहते हैं ये दोनों ही तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और यही बात उन 3 सोल बोनस की, तो इस चीज को लेके तुम और रैंक यू मिलकर डिस्कस कर लेना और इन दोनों ही चीजों को लेके तुम खुद ही डिसाइड करना है। तो युहाओ भी इसके ही मान जाता है। तो शैन कहते हैं और रही बात रैंक यू की, तो युहाओ तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में। और फिर युहाओ रैंक यू के साथ अपने स्पिरिट फ्यूजन को याद करते हुए कहता है उसकी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, खासकर उसके पास जो गोल्डन ड्रैगन मार्शल स्पिरिट है वो काफी ज्यादा रेयर और एक्सट्रीमली पावरफुल है। और मैं जो इस ट्रिप से सिर्फ नहीं लौट के आ पाया हूँ ये सिर्फ उसकी वजह से ही हो पाया है। तो शैन कहते हैं मतलब कि तुम्हारे ओपिनियन में वो विश्वास करने के काबिल है, क्या मैंने सही कहा। तो युहाओ कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो विश्वास करने के काबिल है।
जहां युहाओ वैंग क्यूआ के साथ अपनी स्पिरिट फ्यूजन को याद करते हुए कहता है उसकी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, खासकर उसके पास जो गोल्डन ड्रैगन मार्शल स्पिरिट है वो काफी ज्यादा रेयर और एक्सट्रीमली पावरफुल है। और मैं जो इस ट्रिप से सिफली लौट के आ पाया हूँ ये सिर्फ उसकी वजह से ही हो पाया है। तो शैन कहते हैं मतलब कि तुम्हारे ओपिनियन में वो विश्वास करने के काबिल है, क्या मैंने सही कहा? तो युहाओ कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो विश्वास करने के काबिल है। तो शैन कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, चलो इस मीटिंग को आज यहीं पे खत्म करते हैं। युहाओ तुम जाके बाकी सभी श्रेक 7 डेविल्स को बुला लो, जो कि मेरे पास कुछ है तुम लोगों को बताने के लिए। इसके लिए युहाओ भी मान जाता है और जब ये सभी 7 शेडेड डेविल्स शैन के पास आ जाते हैं तो ये कहते हैं काफी जल्दी एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसे न्यू कॉन्टिनेंटल एलाइक यूथ 4 मास्टर टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है और उसके होने में अब 3 महीने से भी कम का समय रह गया है और यह कंपटीशन सिनेमून एम्पायर के अंदर होगा। और मैंने सुना है कि वो कंपटीशन के सिस्टम में कुछ बदलाव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर इस बार इस सेक्ट भी पार्टिसिपेट करे, मतलब कि जो पिछली बार टूर्नामेंट हुआ था वो स्कूल्स के बीच में हुआ था, लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट के अंदर सेक्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस चीज को पहले ही काफी सारे सेक्टरों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अदर फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है और उसे पास कर दिया जाता है। तो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसी के अनुसार टूर्नामेंट और भी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो बी कहता है शान तो फिर क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपने कैलकुलेशन को स्ट्रेंथ करें और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं? तो शान कहते हैं मुझे तुम सभी पे कॉन्फिडेंस है और तुम लोगों ने कभी क्या इस बारे में सोचा है कि इस कंपटीशन के अंदर जो ये बदलाव किया गया है ये तो लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि वैसे भी तुम सभी एक ही सेट से तो बेयोग करते हो। और इस बात को सुनकर युहाओ भी काफी चौंक जाता है और बी काफी हैरानी के साथ कहता है शान क्या आपका मतलब ये है कि आप हमें इजाजत दे रहे हैं टिंगफेट के बिहाफ पर पार्टिसिपेट करने के लिए? तो शान कहते हैं हाँ लेकिन ये तुम लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है और अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो फिर एकेडमी किसी दूसरी टीम को भेजेगी तुम्हारी जगह पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मतलब कि एकेडमी 2 टीमों को भेज रही है, लेकिन अगर सच में हमने चैंपियनशिप को जीत लिया तो सदियों से जो श्रेक एकेडमी की ग्लोरी चली आ रही है वो टूट जाएगी। तो शान कहते हैं मुलाम ने एक बार ही कहा था कि ग्लोरी किसी की गुलाम नहीं होती है और यह कोई जरूरी नहीं है कि श्रेक एकेडमी हमेशा ही जीते। किससे तो बेहतर यही होगा कि बच्चों के डिसीजन को अप्रिशिएट किया जाए, जो कि हम सभी का ही फ्यूचर होने वाले हैं। इसलिए तुम लोग भी एकेडमी के बारे में चिंता मत करो, जो कि हमारी एकेडमी के अंदर मॉन्स्टर्स की कमी नहीं है। तो युहाओ काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है तो क्या आपका मतलब लैंग क्यूआ से है? तो शैन यहाँ से जाते हुए कहते हैं इतना काफी है, तुम लोग अब इस बारे में ज्यादा चिंता मत करना और 3 दिनों के अंदर तुम लोग मुझे अपना डिसीजन बता देना। और फिर हम इसी गोड आइलैंड पर बी की डोरमेट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर बी कहता है सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि हम यहाँ पे ये डिस्कस करने के लिए आए हैं कि आगे हम क्या करेंगे और हम किसी टूर्नामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो कैटाओ कहता है किसी को भी रिप्रेजेंट कर लो, मैं दोनों के साथ ही ठीक हूँ। तो जियान दान कहती है मुझे अब भी इस बारे में चिंता है कि इससे हमारी एकेडमी की रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। तो युहाओ कहता है मुझे लगता है कि इस बार ही हमें टिंगफेट के बिहाफ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि यह काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टिंगफेट की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए। और मैं ये सिस्टर टैंग या के लिए भी करूंगा। और रही बात एकेडमी की ब्योरी थी, तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब बी सुनता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है तो यह थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि तो फिर युहाओ हमें बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? युहाओ पे बाय ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों को क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद ये किसी तरीके की रामायण इन लोगों को सुनाता है। तो इस चीज को सुनकर जय सिंजी नंदन हैरान होते हुए कहती है क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? जबकि डूंगर परेशान होते हुए कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही बेशर्मी हो जाएगी और क्या यहाँ तक कि टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर इसे अलाउ करेगा? तो बी कहता है मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा आइडिया है और अगर ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूँ टेंसेक्ट के बिहाफ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फिर चलो इस टूर्नामेंट के अंदर टेंसेक्ट की ग्लोरी के लिए लड़ते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी लोग टेंसेक्ट की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और ये कहते हैं चलो टेंसेक्ट की तरफ से साथ मिलकर लड़ते हैं। युहाओ चलो चम की जवान लाव को अपने डिसीजन के बारे में बताते हैं और ये दोनों ही चून पे गाकर हुए जा रहे होते हैं। और बेबी कहता है युहाओ थैंक यू। तो युहाओ कहता है ग्रेबर बीबी आप और सिस्टर का या हमेशा से ही मेरे साथ काफी कायम रहे हैं और मेरी काफी ज्यादा मदद भी की है और हाल भी अब मेरी बारी है फेवर को लौटाने की और अब मैं टेंसेक्ट की गोली के लिए भी लड़ूंगा।
और तो और हम सिस्टर टांग्या की खाकर भी डरेंगे, और जब वो इस बारे में सुनेगी तो वो डेफिनेटली लौट आएंगी। तो युहाओ की इन बातों को सुन के दीदी हाँ कहता है और कहता है टांग्या जरूर लौट के आएगी और मैं हमेशा उसका इंतजार करूंगा, फिर चाहे यहाँ पर कि अगर मुझे जीवन भर भी करना पड़े। जिसके बाद युहाओ और बीबीसी गॉड पवेलियन आ जाते हैं और शैन को अपने डिसीजन के बारे में बताते हैं और बीबी कहता है बेफिलहाल वो कुछ दिन पहले काफी सारे लोग तुमसे मिलने के लिए आए थे, इसलिए मैंने उन्हें टैनफेक्ट के रेजिडेंस के अंदर रुकने दिया और ऐसा दिखता है कि वो लोग सिनेमून एम्पायर से हैं। तो युहाओ काफी खुश होते हुए कहता है क्या उनमें से कोई शैन जी नाम का स्पिरिट मास्टर है क्या, जिस पर बीबी हाँ कर देता है। तो युहाओ काफी ज्यादा खुश हुए बिल्ली कहता है तो वो सच में आ ही गए। तो बेबी थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है आखिर क्या हुआ, आखिर तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों दिख रही हो। तो युहाओ काफी खुश हुए बिल्ली बताता है ब्रदर शैन जीवन सिनेमून एम्पायर की अकेडमी की चीफ रिसर्चर हैं और कॉर्नवली गिफ्ट लेवल के सोल गाइड मास्टर भी हैं, और अगर वो हमें जवाइन करते हैं पुटिंग फैप की जो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन है वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जानी जाएगी। फिर चलो चल के उनसे मिलते हैं और चलो सभी को भी वहाँ पे ही बुला लो। और जैसे ही युहाओ टैनफेक्ट के रेजिडेंस में लौट के आता है तो यहाँ पर हम अपने ओन फ्रांस स्वॉर्डमैन को देखते हैं और इसके साथ साथ यह बेकरी भी आई होती है और इन दोनों को देख के युहाओ के काफी बुरी तरीके से मुंह का हुरिया बिदल गया होता है और यह काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है वेरल को आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों हैं। तो बीबी इसकी बातों को सुनकर हैरान होते हुए कहता है युहाओ आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। और युहाओ को देखते ही ये दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह स्लेडमैन कहता है युहाओ क्या हमारा यहाँ पर स्वागत नहीं है क्या। तो ये गर्ल कहती है लगता है कि तुम कन्विंस्ड नहीं हो, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। और इनकी बातों को सुनते कहता हूँ खुश होते हुए कहता है मिलते ही लड़ने के लिए पूछ रहे हो, ये तो काफी बढ़िया बात है। जबकि इस तरफ सू फैंसी को गुस्सा आ गया होता है और यह चिल्लाते हुए कहता है रुको क्या ये जूनियर ब्रदर के दुश्मन है। युहाओ इस गर्ल और इस स्वॉर्डमैन से कहता है तुम दोनों परेशानी खड़ी करना बंद करो और तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो साफ साफ कहो। और ये लोग मेरे टैनफेक्ट के मेंबर्स हैं, जबकि ये दोनों जिनजियान और शान जिंगचन हैं और ये दोनों ही मेरे सिनेमून एम्पायर के फ्रेंड्स हैं। और क्या तुम लोग इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आए हो और तुम लोग बस यहाँ पे एक फाइट के लिए ही तो आए हो ना। तो स्वॉर्डमैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ एक बारी के लिए ही नहीं बल्कि कई बार लड़ने के लिए आए हैं। और इस चीज को सुनकर युहाओ की काफी कदर वाले होश उड़ जाते हैं। युहाओ काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है क्या तुम लोग यहाँ पे काफी सारी फाइट्स के लिए आए हो क्या, तुम हिल्बो को वापस अकेडमी लौट के जाने की जरूरत नहीं है क्या। को स्वॉर्डमैन कहता है जब तुम वहाँ से डेड थे तब हम अकेडमी के हिस्सा नहीं थे और तो हम वहाँ से ज्यादा कुछ भी सीख बेक नहीं सके, इसलिए हम दोनों ही इस चीज पर सहमत थे और तो और हम भी स्पिरिट मास्टर के रास्ते को एक्सप्लोर करना चाहते थे। पर जिन कहती है तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए और तुम हर रोज हमारा बैगन भी फैट दे सकते हो। तो युहाओ अजीबोगरीब जहाँ बनाते हुए कहता है क्या तुम लोग सच में यहाँ पे सिर्फ लेने के लिए आए हो या फिर तुम लोग यहाँ पर कोई ऊट पटांग चीज करने वाले हो। और तभी एक आवाज आती है और वो कहती है कि हुआ युहाओ कहाँ हो, तुम बाहर आओ। और युहाओ भी इस आवाज को सुनकर एक बात के न्यू चौंक जाता है और यह इसे पहचान लेता है और कहता है रैन क्यों आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। को रैन क्यों कहती है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। और डी ने कहा है कि हम उन 200 बोनस को अपने बीच में बांट सकते हैं, को बताओ कि हम इस टू क्या करें। तो युहाओ कहता है मैं यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और वही बात सोल बोनस को हमारे बीच में कैसे बांटना है, तो क्यों ना हम इस बारे में बाद में बात करें। और जींग नानन काफी हैरान होकर ले कहती है क्या तुम दोनों ट्विंस हो। वान क्यूवे और वान डोंडर कहती है नहीं हम दोनों जुड़वा नहीं है। और इस तरफ स्वॉर्डमैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है हुआ युहाओ चलो शुरू करते हैं। तो युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है ही क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास गेस्ट आए हुए हैं। तो स्वॉर्डमैन कहता है हाँ कुछ भी हो लेकिन चलो पहले फाइट करते हैं, जो कि मैं अपनी स्वॉर्ड इंटेंट के नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब हूँ। और तो और मैंने एक नई स्किल भी बनाई है जिसका नाम ड्रैगन स्लैश रखा है। और अब युहाओ को स्वॉर्डमैन के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा है। तो युहाओ स्वॉर्डमैन को सुनाते हुए कहता है अगर तुम अपनी इस स्किल का नाम ये रखते तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैंक्यूअर देखो तो कि लोग अपनी एबिलिटीज का नाम ड्रैगन्स के ऊपर रख रहे हैं। तो वैंक्यूअर क्या तुम सच में ऐसा होने दोगी। तो वैंक्यूअर अपनी कोर्ड आवाज में कहती है इस चीफ की कोई भी क्षमा नहीं मिलेगी। और तभी अचानक से वैंक्यूअर के अंदर से काफी खतरनाक पावर बाहर निकलने लगती है, मतलब कि अब ये लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई होती है। और यह चिल्लाकर ले कहती है इस बारी तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ। और इस सिचुएशन को देख के सेल्स हुआ और बीबी थोड़े हैरान परेशान होते हैं। और सेल्सियो कहती है क्या ही ठीक रहेगा,
क्योंकि अब ये दोनों ही युहाओं की बातों में आ गए हैं और लड़ाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना। और इस तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्डमैन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसके अंदर से काफी खतरनाक और अभी बाहर निकल रहा होता है। और स्वॉर्डमैन मन में कहता है ये लड़की कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं लगती है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं रैंक्यूआ काफी तेजी से स्वॉर्डमैन की तरफ अपने पंच के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसके काउंटर में स्वॉर्डमैन अपनी स्वॉर्ड को लेके काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही रैंक्यूआ का पंच और स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड बढ़ती है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा ददरा ब्लास्ट होता है, जहाँ इन दोनों का अटैक एक दूसरे की साथ आपस में टकराते हैं, जिस वजह से जो आसपास धूल उड़ गई थी उसमें इनकी शायदों को देख के ऐसा लगता है कि स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड रैंकिम के आर पार हो गई हो। हम देखते हैं जी इन दोनों की प्याश की वजह से वहाँ पे एक काफी कबीरा ब्लास्ट होता है और रैंकिंग का पंच जो था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से यहाँ तक कि स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड भी बीच से टूट जाती है और स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड को टूटते ही इसके एक और रुमा की पंच घर देती है। और रैंक्यूआ का ये नॉर्मल सा पंच भी इतना खतरनाक होता है कि स्वॉर्डमैन इसकी फोर्स की वजह से सीधा जाके दीवार में जा भरता है और यहाँ तक कि वो दीवार भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी कि फोर्स की वजह से। और इस सिचुएशन को देख के फियो की काफी कब्रे वाले होश और बेरुल पे हैं और स्वॉर्डमैन की इतनी बुरी हालत को और रैंक्यू की इतनी ज्यादा पावर को देख के जियन मन में कहती है स्वॉर्डमैन की जो स्वॉर्ड इंटेंट थी वो एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, लेकिन इस लड़की ने तो बड़ी ही आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ की स्ट्रेंथ होती है शेरक एकेडमी की स्टूडेंट्स थी। और इस तरफ रैंक्यूआ फिर से स्वॉर्डमैन की तरफ देखते हुए कहती है अब तुम अपनी स्लर्ट और इस स्किल के नेम को बदल लो। और रैंक्यूआ की इस बात को स्वॉर्डमैन मान जाता है और रैंक्यूआ यहाँ से जाते हुए कहती है जब तुम इन कोटिया लौट के आओ तो मेरे पास आ जाना। और इस बिन ऑफ जेम काफी ज्यादा अचंभित और हैरान होती है और यह कहती है हो हीरो आखिर है इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की कहाँ से आई है। तो युहाओ कहता है ये लड़की ऐसी कहीं से नहीं आई है, बल्कि यह तो मेरे टिंगसेट की एक मेंबर है और यही हमारी ट्रू स्ट्रेंथ है। भाई लोग आप देख रहे हो ना कि युहाओ कितना ज्यादा चपर है, जो कि भाई लोग यह एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है अपने टिंगसेट को एडवर्टाइज करने का। और फिर युहाओ कहता है अब तुम दोनों क्या करने वाले हो। तो स्वॉर्डमैन कहता है अब मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकने वाला हूँ। तो जियांग कहती है हमें बस रुकने के लिए एक जगह दे दो और खाना खाने के लिए दे दो, बस हमारे ये इतना ही काफी होगा। तो युहाओ कहता है मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो टेंट सेक्ट है वो कभी भी बाहरी लोगों को यहाँ पे रुकने की इजाजत नहीं दे सकता है, लेकिन अगर तुम लोग हमारे पिंक सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो वो सब कुछ हो सकता है। और युहाओ की इन बातों को सुनकर बी थोड़ा हैरान होता है। फिर युहाओ आगे आते हुए कहता है जिसके बाद तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ पे रुक सकते हो और हमारे टैन फैक्ट के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और हमारे फैक्ट के पास काफी सारी यूनिक स्किल्स भी है और अभी हम टिंक फैक्ट को वापस से रिविव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ये 10,000 साल पहले हुआ करता था। स्वॉर्डमैन कहता है मैं यहाँ पे रुकूंगा, मतलब ये भी टिंक फैक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया होता है। तो जिया भी कहती है मैं भी यहीं पे रुकूंगा, हम जब टिंक फैक्ट की यूनिक स्किल्स को सीख जाएंगे तब हम तुम्हें दोबारा से चैलेंज करेंगे। तो युहाओ कहता है बहुत अच्छे, अब से सभी लोग यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जो कि सिर्फ टाइम सेट से बिलोंग करेंगे और चलो अभी सभी लोग आ जाओ, शर्माओ मत। जबकि इस तरफ दी भी खुश होते हुए मन में कहता है ये तो काफी बढ़िया हुआ, क्योंकि ये दोनों भी कोई ऑर्डिनरी वर्ल्ड में ही है और युहाओ ने इन लोगों को टिंक फैक्ट को ज्वाइन करने के लिए मना के काफी अच्छा काम किया है। और फिर युहाओ स्वॉर्डमैन के पास जाकर कहता है ब्रदर जी अगर आपको कोई स्लैड नहीं मिलती है जो आपको सूट करती हो तो क्यों ना आप एक बारी इसे इस्तेमाल करके देखी। और युहाओ ने जो स्लर्ट निकाली होती है वाकई भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और इतनी ज्यादा पावरफुल स्लर्ट को देख के स्वॉर्डमैन भी काफी हैरान होता है। और इस स्लर्ट को दिखाते हुए युहाओ कहता है मैंने आज तक जितनी भी स्वॉर्ड को देखा है ब्रियलन में से सबसे पावरफुल स्वॉर्ड में से एक है और आसपास जितनी भी स्वॉर्ड है उनके मुकाबले ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसका नाम जजमेंट स्वॉर्ड है और मैं इस स्लर्ट को तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसकी फुल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल सकते हो। और इस स्वॉर्ड को देख के स्वॉर्डमैन काफी खुश होता है और जैसे ही यह जजमेंट स्लर्ट को हाथ में लेता है तो उसके अंदर से काफी खतरनाक स्लर्ट और बाहर निकलने लगता है। और फिर स्वॉर्डमैन इस स्लर्ट की तारीफ करते हुए कहता है ये स्लर्ट तो सच में काफी खतरी है और इसे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो युहाओ पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है तो क्या आप तुम कोर्टयार्ड के वॉल को बना सकते हो, जो कि अगर इसे ऐसा ही खुला छोड़ भी आप यह अच्छी बात नहीं होगी। और फिर स्वॉर्डमैन मदद की उम्मीद में जियान की तरफ देखता है तो जियान अपना पल्ला झाड़ते हुए कहती है कभी क्या लगता है कि तुम कहाँ देख रहे हो।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये जो गड़बड़ की है इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी? तो मेरा जवाब सुनो, बिल्कुल भी नहीं। और टेस्ट वॉटमैन बेचारा इन सभी के जुर्मों का मारा कहता है, आधे मुझे ईंटें कहाँ से मिलेंगी? और बी कहता है, युहाओ इन्हें ज्यादा बुरी भी मत करो, चलो तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों के रुकने के लिए जगह अरेंज करता हूँ। और फिर डी इन दोनों को किसी और के साथ यहाँ से भेज देता है। और फिर बी युहाओ से कहता है, युहाओ दिन तक दिन हमारा कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर होता जा रहा है। युहाओ कहता है कि इन सब में जो अहम कड़ी है वो टीचर शान जी है, और जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट के सोल गाइड डिपार्टमेंट के हॉट होंगे। जब हफ्कुल कॉन्सेप्ट के अंदर सोल गाइड पर काम कर रहा होता है तब यहाँ पे एक ऐसा बंदा होता है जो कि विंडो के अंदर छान कर वे देख रहा होता है अंदर क्या चल रहा है। और यह छाप में बना बंदा और कोई नहीं टीचर शान जी होते है। और यह गुस्सा तकली कहते हैं, ये बेकार की बात को बार बार बताना बंद करो और चलो अब जल्दी फिर मुझे भी इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने दो। और क्या तू जानते हो मैं यहाँ पे कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ? ये तो सच में समय की काफी बुरी बर्बादी है। और टीचर को देख के युहाओ तो काफी खुश होगा है, लेकिन डी और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, जय वही शांत जीवन है, चलो चल के इन्हें देखते हैं। और इतनी दिनों तक प्रेशर डालने के बाद शांत जीवन ने आखिरकार इन्हें ज्वाइन कर ही लिया होता है। और फिर इन्हें भी सोल गाइड डिपार्टमेंट के अंदर आने दिया जाता है। फिर ये तुरंत ही अपने काम को शुरू कर देते हैं, अपने रिसर्च के ऊपर अपने आइडियाज को कंफर्म करने के लिए। और फिर हम कुछ लोगों को कॉन्फेक्ट के कोर्टयार्ड में देखते हैं, जहाँ पे युहाओ डी से कहता है, इस टीचर शान जी को वो सारी मटेरियल्स दे दो जो मैं पहले लेके आया था, और हमारे पास जो पैसा है उससे उन मेटल्स को खरीदियो जिनकी जरूरत है। पर उसके ये बी मान जाता है। और युहाओ कहता है, आज आप मैं टीचर शान जी है पूछने वाला हूँ और यह भी पता लगाऊंगा कि उन्हें बदले में क्या जरूरत है। और इसके ये बी मांग गया होता है। और डोंगन युहाओ के मजूले दिखले कहती है, तुम ये देख के साफ साफ पता चलता है कि तुम उनकी वैल्यू के हर एक कतरे को निचोड़ रहे हो। जो मैंने सही कहा ना? और यहाँ तक कि मुझे ये भी महसूस होता है कि लोगों ने जो तुम्हारे साथ दोस्ती रखने का चूज किया है यह उनकी एक काफी बड़ी गलत चॉइस है। और इस बात को सुनकर ही युहाओ थोड़ा चौंक जाता है। और फिर युहाओ जवाब देते हुए कहता है, यहाँ तक कि अगर मैं कुछ भी नहीं करता तब भी वो खुद ही इस बारे में हमसे पूछने वाले थे, इसलिए मैंने तो वही किया है जो हमें करना चाहिए। फिर युहाओ बी से कहता है, मैं और डोंगन अब यहाँ से चलते हैं और मैंने अपने कॉन्फेक्ट के ही एक गिफ्ट भी याद किया है, इसलिए मैं जाके उसे लेके आता हूँ। और इस चीज के लिए युहाओ भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि युहाओ उन दोनों लिटिल बियर्स को ले आता है और कहता है कि यह सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो मुझे इस बारी स्टारगू फॉरेस्ट की इस ट्रिप के दौरान मुझे मिलेगा। और ये दोनों डार्क गोल्डन रेपियल भी अच्छे दो क्यूट्स हैं। और इन दोनों लिटिल क्यूट्स को बेट की जू सांफी कहता है, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? जियान नार एक काफी खतरनाक किक से इसे यहाँ से उड़ा देती है, क्योंकि जियान नान और सील ये दोनों ही इन दोनों लिटिल देयर्स की दीवानी हो गई होती हैं। और ये दोनों ही काफी खुशवरतली कहती हैं, चलो हमें भी इन्हें हाँ करने दो। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जियान नान और सील ये दोनों ही इन दोनों लिटिल बेयर्स को काफी प्यार से खिला रही होती है। और बीबी युहाओ से कहता है, युहाओ क्या तुम्हें लगता है कि इन्हें बड़ा करना इतना आसान होगा? तो युहाओ कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं इस बारे में जरूर 20 टेनिना के अंदर टीचर से जरूर पूछूं। और रात के समय ये सभी ही एक साथ मिलके खाते पीते हैं। और यह सब कुछ इन्होंने न सिर्फ गेस्ट को एंटरटेन करने के खातिर किया था, बल्कि इन्होंने ये सब कुछ अपने लिए भी किया होता है, जो कि इन सभी को ही इस तरीके से एक साथ आए हुए भी काफी लंबा समय हो गया था। और इस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद शांत इवन युहाओ को डायरेक्टली अपने रूम के अंदर बुलाता है बात करने के लिए। और ये कहते हैं, युहाओ क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम फ्यूचर के लिए किस रास्ते को चुन रहे हो? और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा दिल ग्रमित हो गया है? और इस बात को सुनकर युहाओ थोड़ा सा हैरान होता है और फिर यह कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी चूज करके दूसरे से गिव अप नहीं कर सकता हूँ। और बेसिकली ये दोनों यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि युहाओ को स्पिरिट मास्टर बनना चाहिए या फिर सोल गाइड मास्टर बनना चाहिए। और कुल मिला के शांत जीवन युहाओ से इन दोनों में से एक को चूज करने के लिए कह रहे होते हैं। और फिर यह युहाओ से कहते हैं, वैसे भी ह्यूमंस की भी अपनी लिमिट्स होती है, लेकिन तुमने हमेशा अपनी कड़ी मेहनत से इसे छिपाने की कोशिश की है। युहाओ क्या तुम थक पे नहीं हुए ऐसा करते हुए? और इस बात को सुन के युहाओ भी इमोशनल हो जाता है, जैसे कि इन्होंने इसके देह की बात कह भी हो। और शांत जीवन कहते हैं, और तुम अपना पूरा समय लो इस बारे में सोचने के लिए और अच्छे से सोचो कि बुरी से बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जो कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और बार बार अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तो शायद इस तरीके से तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से टूट के बिखर जाएगी। और मैं अच्छी से देख सकता हूँ कि दिल की गहराइयों में तुम अब भी एक स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हो। तो युहाओ इमोशनल होते हुए कहता है, लेकिन मैं बस ऐसे ही सब कुछ पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो शांत जीवन कहते हैं,
युहाओ मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम हर चीज से गिव अप कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जो रिसर्च है वो बेकार में ही जाएगी। मैं तो बल्कि यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम ये स्टडी करने से गिव अप मत करो, बल्कि तुम जो इन्हें बनाने की कोशिश करते हो उसमें अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो। और अगर तुम सच में एक स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हो जो कि इस मेन्यन की टॉप तक खड़ा हो, तो तुम्हें अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देना होगा। और अगर तुम फ्यूचर में अपने गोल को अचीव कर लेते हो सबसे टॉप तक खड़े होने का, तो फिर मैं खुद एक पर्सनल कस्टमाइज्ड सोल डिवाइस तुम्हारे लिए बनाऊंगा। और इस बात को ये काफी ज्यादा फ्यूरियस होटली कहते हैं, और कहते हैं कि फ्यूचर में जिस बंदे के पास मेन्यन के टॉप पर खड़े होने की पावर होगी, तो यह बंदा सिर्फ वही हो सकता है जिसने दोनों की क्षेत्रों में महारत हासिल कर रखी हो, मतलब कि उसमें प्रोग्रेशन ने टॉप लेवल को अचीव किया हो, और साथ साथ सोल गाइड्स में भी। और इस तरीके से वो हमेशा की लिए एक जस्ट हैंड्स बन जाएगा। और सिर्फ यही वजह है जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ इस गोल को अचीव करने में? तो युहाओ कहता है, टीचर आपके साथ काम करना मेरे ये होने की बात हो। और फिर हमें आधे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीबी काफी ज्यादा चौक रखा होता है, और यह कहता है, क्या अभी तो सिर्फ मॉर्निंग ही हुई है और तुम अभी से ये और भी ज्यादा लोगों को लेके आने लगे हो, और वो भी इनर कोर्टियाव के नौजवान को। क्या तुमने किसी तरीके की चालाकी का इस्तेमाल किया है उसे यहाँ पे लाने के लिए? युहाओ कहता है, गदर बीबी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो तो खुद था जो आज सुबह मुझसे मिलने आया था, और उसने कहा था कि वो मेरे और टर्रेंस हिल्स ड्राइविंग सोल गाइड में काफी इंटरेस्टेड है, और वो इसे लेना चाहता था और सीखना चाहता था कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब मैं उसे वो देने वाला था, लेकिन उससे पहले उसमें कुछ और भी कहा, और उसने रिक्वेस्ट की थी वह इसे लेने से पहले डांस सेट को ज्वाइन करना चाहता है। और ऐसे के साथ हमारे एपिसोड यही पर एंड हो